Refraction through spherical surface. चलो लेट्स से अभी तक हमने रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस पढ़ा था, अब हम रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस पढ़ेंगे। लेट्स से एक स्फीयर है, उसका एक पार्ट मैंने ऐसे कट कर दिया एंड यू हैव दिस सरफेस, ठीक है। दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n1, दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n2. There's a line joining the center. मान लो एक रे ऐसे इंसिडेंट हुई. I want you to draw and tell me how will you draw the angle of, sorry, how will you draw the refracted ray? पता है कैसे करते हैं? The first thing you do is identify the angle of incidence. Angle of incidence identify करने के लिए आपको सबसे पहले normal बनाना पड़ेगा. Let's say I make a normal like this. This become my angle of incidence. So angle of ray ऐसे जा रही थी, it will bend towards the normal, ठीक है, and that's how the refraction is done. The angle of refraction R, ठीक है, sorry, angle of refraction is with the normal, angle of refraction R. This is my deviation. Deviation is कितना? I minus R. minus R, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन के लिए एक इक्वेशन होती है mu2 by v minus mu1 by u is equals to mu2 minus mu1 by r, ठीक है। where ध्यान रहे n1 from where rays are coming and n2 where rays are going, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। Question is, refractive index of this of the boundary is 1.5. Beyond the boundary is 1.5. The refractive index is 1. ठीक है। An object is placed 30 centimeter from the surface. The radius of curvature is given as 10 centimeter. Find the position of image. Find the position of image. चलो try and solve this. Sign convention प्लेस करते हैं इसको. mu2 by v minus mu1 by u is equals to mu2 minus mu1 by r. क्या हो जाएगा देखो, रेडियस आगे की तरफ है ना, तो r हो जाएगा प्लस 10. 1.5 by v plus 1 by 30 is equals to 0.5 यानी 1 by 20. तो 1.5 by v is equals to 1 by 20 minus 1 by 30, ठीक है। तो 30 minus 20 10 upon 30 into 20, 0 से 0 gone, 1 by 60. तो v is equals to 1.5 into 60 and that is 90 centimeter, वो भी प्लस का। आया समझ में? अब इसी सवाल को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, चलो। इसी सवाल में if this circle is complete, मतलब क्या हुआ, मैंने एक ग्लास बॉल लिया, ग्लास बॉल का रेडियस है 10 सेंटीमीटर
और ग्लास बॉल से आगे 30 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ओ ये 1 है, ये 1.5 है। फाइंड फाइनल इमेज। आया समझ में? बिल्कुल इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया, फाइंड द फाइनल इमेज। चलो पहले रे डायग्राम से इसकी थोड़ी सी फील लेते हैं। ये रे आई, हमने देखा इट वांट, ये ऐसा आपका नॉर्मल आया, ये रे ऐसे दूर कहीं पे 90 पे मिलने वाली थी, ठीक है, बट यहाँ पे फिर से टकरा गई। तो यहाँ पे मैंने फिर से एक बार नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। नाउ दिस इज माय एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये यहाँ पे कहीं फाइनल इमेज बनेगी। आया समझ में? बस वही आपको बताना फाइनल इमेज किधर होगी। चलो ट्राई एंड सॉल्व इट। सबसे पहले ये मैं सरफेस 1 कंसिडर करूंगा, इसको मैं सरफेस 2 कंसिडर करूंगा, ठीक है। सरफेस 1 के लिए चलो काम करते हैं। μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। यहां से मैंने सॉल्व किया था, v कितना आया था +9। नाउ फॉर सेकेंड सरफेस ध्यान दीजिएगा, सेकेंड सरफेस के लिए डू यू रियलाइज इट्स अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट? आया नहीं है समझ में? देखो सेकंड सरफेस की कहानी कुछ ऐसी हो रही है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इमेज बनने वाला है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस सरफेस से कितना है बोलो? पुराने वाले सरफेस से 90 है। ना 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 ना, पुराने वाले सरफेस से 90 है और सरफेस 1 से सरफेस 2 का डिस्टेंस कितना है 20। तो ये आंसर आएगा 70। तो u इक्वल्स टू +70। चलो अभी वापस वही क्वेश्चन, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय r। चलो वैल्यूज डालते हैं। इस बार 2 कौन सा होगा? देखो मैंने 2 का क्या डेफिनेशन दिया है, 2 वेयर रेज आर गोइंग। अपने केस में रेज किधर जा रही है? इन द एयर। μ2 इज 1 अपॉन v माइनस μ1। μ1 जहां से रेज आ रही हैं, कहां से रेज आ रही हैं? मीडियम में से। 1.5 अपॉन u कितना है +70 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। अब देखो ये सरफेस के लिए r नेगेटिव डायरेक्शन में है -10। It's all about identifying the direction. It is all about the sign convention. देखो ये क्या इक्वेशन बनी, 1/v माइनस 1.5/70 is equals to minus 0.5 upon -10, 1/20. तो 1/v is equals to 1/20 plus 1.5/70। 1/10 LCM आ गया, 7 minus 3 upon 14। 1/10 बाहर है, 7 minus 3 is 4/14। 2 2s are 2 7s are 2 5s are 1/35। तो v is equals to +35। That means ये डिस्टेंस कितना है 35, ठीक है। इसका जो रेडियस, द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द थिंग इज 120 सेंटीमीटर। इसका रेडियस है
10, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है दैट इज 30 सेंटीमीटर के ऊपर। द क्वेश्चन इज फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज एज सीन बाय ऑब्जर्वर, और आपका ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा है। चलो सॉल्व, चलो शैल वी बिगिन। देखो ये मेरा सरफेस 1 है और ये मेरा सरफेस 2 है। तो सरफेस 1 की चर्चा करते पहले। सरफेस 1 क्या होगा, μ2 बाई वी, μ2 कितना है 1.5 बाई वी माइनस μ1 बाय यू मेरा -30 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय आर बताओ +10 होगा या -10? आर विल बी प्लस, ठीक है। तो दिस विल बी 1.5 माइनस 1 0.5 बाय 10, 0.5 बाय 10 which is nothing but 100 1 by 20. तो 1.5 by v is equals to 1 by 20 minus 1 by 30, ठीक है। तो ये 30 minus 20 आ जाएगा 10, 10 upon 600 1 by 60। तो v is equals to 1.5 into 60, आंसर इज 90। यस, बट ये तो देखो यार फर्स्ट इमेज आया ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। तो यार कहानी कुछ ऐसी हुई कि ये रह गई और यहाँ पे इमेज बन गई। दिस डिस्टेंस इज 90 सेंटीमीटर, बट ऑब्जर्वर तो बाहर से देख रहा है। यू सी, फॉर द ऑब्जर्वर दिस इज द डेप्थ एंड दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जर्वर के लिए पता है क्या हो गया, सरफेस 2 ग्लास ब्लॉक के इधर आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है और ये ग्लास ब्लॉक 1.5 का है और ये थिकनेस है 30 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो सीधा अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लगा दो या फिर डायरेक्टली अपना वो फॉर्मूला था ना म्यू बाई टी वन बाई म्यू वन प्लस टी2 बाई म्यू टू इनटू ऑब्जर्वर, ठीक है। तो अब देखो ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और थिकनेस अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is the apparent depth and that is 20 centimeter. Your answer, final answer is 20 centimeter. अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर बड़ा, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग और रेडियस है 10 सेंटीमीटर। दिस इज 5 सेंटीमीटर। इट इज सीन बाय ऑब्जर्वर हियर। सवाल ये है फाइंड द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट as seen by the observer। चलो सॉल्व करो। इसको मैंने सेंटर ओ मान लिया। प्लीज सॉल्व एंड गिव मी द आंसर। ये मेरा ऑब्जर्वर O1 और ये मेरा ऑब्जर्वर O1। एक और मैंने ऑब्जर्वर यहाँ पे भी लगा दिया क्वेश्चन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ये ऑब्जर्वर जो है ना, ये ऑब्जर्वर O2। फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट सीन बाय ऑब्जर्वर O1 एंड O2। चलो ये अच्छा सवाल बन जाएगा, दोनों के लिए करो। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। सबसे पहले
मैंने आपको बताया था कि whenever you have a elongated object, how do you solve? You assume the elongated object as 2 points O and A. Up, you find the image of O, and you find the image of A. फिर इनको आप join करते हो और आप find करते हो length of the image. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. पहले ऑब्जर्वर 1 के लिए लेते हैं. ये ऐसा कुछ है, ठीक है. पहले O की इमेज. Before I even start, can I say the O will not be changing the position? इसका मतलब the image of O will coincide with the image of object. आप सोचो, तब तक मैं सॉल्व करता हूँ. वो यहां से देख रहे हैं mu2 by v minus mu1 by u is equals to mu2 minus mu1 by, इधर आना ना, हाँ, r. तो 1 by v is equals to 0.5 by 10 और minus 1.5 by 10, which implies v is equals to minus 10. मैंने कहा था ना, O का पोजीशन चेंज नहीं होगा. Any suggestions why? Why the position of O is unchanged? Yes, सेंटर पे होने की वजह से उसकी सारी रेज नॉर्मल जा रही है. नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री टू द सरफेस, तो देखो अनडिविएटेड. ये आया समझ में? नाउ आवर जॉब इज टू फाइंड द पोजीशन ऑफ ए. ए के लिए mu2 by v minus mu1 by, देखो u कितना हो जाएगा, -5 is equals to mu2 minus mu1 by r. ये कितना आगे देखो, 1 by v is equals to, this will be what, 0.5 by 10 minus 1.5 by 5 into 2 upon 2 करते हैं, तो ये आएगा 0.5 by 10 minus 3 by 10, ये आएगा minus 2.5 by 10. तो v आ गया 10 by 2.5 minus 4 सेंटीमीटर. That means आपका इमेज यहाँ से चालू होगा और यहाँ पे खत्म हो जाएगा. सॉरी, थोड़ा आगे आके खत्म होगा, बिकॉज द v इज यहाँ से 4 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट वॉज यहाँ से 5 सेंटीमीटर. लुक एट दिस केयरफुली. ये आया समझ में? लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल टू O से लेके A डैश तक. तो कितना है? ये 10 था और ये 4 है. आंसर इज 6 सेंटीमीटर. पहले का कितना आया? 6 सेंटीमीटर. चलो, you know how to solve. I want you to solve for the second observer on your own. I want you to solve for second observer on your own. Second observer on your own. ये O, ये A, ठीक है, यहां से देखा जा रहा है. सबसे पहले इमेज ऑफ O वो तो सेंटर पे रहेगी, ये तो मुझे पता है. अब A का इमेज निकालते हैं. तो ये 1.5 और ये 1, देखा कहां से जा रहा है? रेज ऐसे आ रही है. रेज आर कमिंग आउटवर्ड्स. तो A के लिए होगा mu2 by v माइनस mu1 by, बताओ u कितना हो जाएगा? बोलो.
ये रेडियस 10 है, देखो ये रेडियस 10 है और ये रेडियस 10 है और ये 5 है, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा -15। μ2 माइनस μ1 बाय आर, बोलो आर कौन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? रेडियस इस तरफ है तो मैंने पॉजिटिव लिया। हमेशा रेस जाने के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं। μ2 माइनस μ1 बाय आर, आर कितना है -10, तो ये आया 1/v प्लस 1/10 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया -0.5/10 -10 यानी 0.5/10 यानी 1/20। तो v इज इक्वल टू इधर आएगा 10 माइनस अपॉन 200, तो ये आएगा 1/20 माइनस 1/10, 10 माइनस 20 माइनस 10 अपॉन 200 -20 सेंटीमीटर, ठीक है। दैट मीन्स इस सरफेस पे यहाँ पे O और इसकी डबल दूरी पे A, 10 पे O 20 पे A। तो आप मुझे बताओ व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट? करेक्ट, 20 माइनस 10 दैट इज 10 सेंटीमीटर। ये आया समझ में? चलो, नाउ लेट्स डू सम लॉजिकल एनालिसिस ऑन स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है। देखो ये n1 है और ये n2 है। पहला केस लेते हैं n2 ग्रेटर देन n1, तो μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u का मैं मान लेता हूँ x डिस्टेंस इधर है तो उसका आंसर आएगा -x सब्स्टिट्यूशन, टू μ2 माइनस μ1 बाय r इधर होगा जबकि प्लस r लिया जाएगा। प्लीज नोट आई एम सब्स्टिट्यूटिंग विद साइन, तो n2 बाय v इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय प्लस r माइनस n1 बाय x, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। यहाँ पे आप कमेंट नहीं कर सकते कि ये पॉजिटिव होगा कि ये नेगेटिव होगा। इट डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ x। बट यहीं पे ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप ऐसा देखो, इस बार मैं ऐसा स्फीयर रखूं, मतलब ऐसा सरफेस रखूं, वही ये दूरी है x, ये n1 ये n2, इस बार r इधर आके तरफ आएगा। तो देखो μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1। अभी देखो r पॉजिटिव हो गया कि नेगेटिव? नेगेटिव। तो देखो n2 बाय v इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय माइनस r माइनस n1 बाय माइनस x, ठीक है। You see, this is always negative, always negative. इसका मतलब whenever rays are coming in such a way कि the spherical surface is facing the concave part to the object. देखो, the spherical surface is facing the concave part towards the object and it is traveling from rarer to denser. तो ये आपका हमेशा नेगेटिव है, यानी कि v will always be negative. v नेगेटिव मतलब इमेज रियल होगा कि वर्चुअल होगा? बोलो।
ऑलवेज वर्चुअल इमेज। ये आप चाहे तो ध्यान रख सकते हो, चाहे तो लर्न कर सकते हो, बट ऊपर वाले केस में कमेंट नहीं कर सकते, कैनॉट कमेंट, कैनॉट कमेंट। ठीक है, चाहे तो लर्न कर लो, चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। हमने मिरर में मैग्निफिकेशन पढ़ा था। व्हाट वाज द मैग्निफिकेशन इन द मिरर? बोलो। v by u माइनस v by u। हाँ, अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं। लेट्स से कि ये एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, दिस इज अ पोल। तो आपको पता है पोल पे जो मिरर इमेज रे जाती है दैट गोज अनडिविएटेड, है ना। एंड लेट्स से दिस इज माय इमेज। द एंगल इन बोथ द केसेस आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, तो फॉर रिफ्रैक्शन आई कैन से n1 sin alpha is equals to n2 sin beta. ठीक है, नाउ अगेन आर assumption paraxial rays। paraxial rays के अंदर हम क्या कर लेंगे, will be approximated as n1 tan alpha is equals to n2 tan beta. This distance is u, this distance is v। अब देखो tan alpha क्या हो जाएगा, n1 tan alpha is height of object, ये height of object है और ये height of image है, upon u is equals to n2 height of image upon v। ठीक है, तो height of image upon height of object कितना आ गया, n1 upon n2 n2 v by u। This is your magnification and this is with sign, with sign। ठीक है, जनरली स्फेरिकल सरफेस पे मैग्निफिकेशन वो पूछते नहीं, बट पता होना चाहिए। Where n1 क्या है, from which rays are coming, और n2 क्या है, where rays are going। अच्छा एक बात बताओ, डिड वी डू वेलोसिटीज इन द मिरर? स्पेरिकल मिरर में भी किया था। तो अभी मैं आपको एक वेलोसिटी का तरीका बताऊंगा। दिस इज एप्लीकेबल फॉर स्पेरिकल मिरर, ये स्पेरिकल सरफेस फॉर रिफ्रैक्शन और लेंसेज, सबके लिए ये मेथड एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, बिल्कुल डिट्टो मेथड आप आगे लेंस के लिए भी यूज कर पाओगे। जब भी आपको वेलोसिटी निकालनी है तो वी आर टॉकिंग अबाउट डी यू बाई डी टी वर्सेस डी वी बाई डी टी। ये आया समझ में? du by dt is the velocity of object with respect to mirror. This is velocity of image with respect to mirror। ठीक है, तो जब भी du और by dt और dv by dt करना है, पहले चुपचाप ऑब्जेक्ट फाइंड करने की इक्वेशन लिख लेते हैं। दैट इज mu2 by v, mu2 by v minus mu1 by u is equals to mu2 minus mu1 by r। डिफरेंशिएट कर दो, तो mu2 by v square into dv by dt नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाएगा, mu1 by u square du by
dt ये कांस्टेंट हो गया 0। ठीक है, तो देखो dv by dt is equals to mu1 by mu2 into v square upon u square into du by dt। ठीक है, और इसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं है कहीं भी। So this is what velocity of image with respect to mirror is mu1 by mu2 into v square by u square into velocity of object with respect to mirror. This is the equation। और वही लॉजिक याद रहे, this is the relative velocity। relative velocity अगर एब्सोल्यूट वेलोसिटी के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये v इमेज माइनस v मिरर, ये हो जाएगा v ऑब्जेक्ट माइनस v मिरर। तो देखो माय इक्वेशन कम्स आउट टू bb इमेज is equals to mu1 by mu2 into v square by u square into v object minus v mirror plus v mirror। आधों को तो समझ में ही नहीं आया क्या हुआ। अरे आया कि नहीं आया, प्लेन मिरर में हमने किया था। Now let's start lenses। Let's start lenses। देखो लेंसेज ना कई प्रकार के हो सकते हैं। चलो let's start lenses। There are two type of lenses। One is converging lens and one is diverging lens। ठीक है, in special conditions, in normal situations, हम converging lens को बोलते हैं convex lens और diverging lens को क्या बोलते हैं, concave lens। Please make a note, only in normal situations आप ऐसे बोल सकते हो। There are special situation, in certain situation convex can act as diverging lens and concave can act as converging lens। तो आज के बाद से ये रटने की जरूरत नहीं है, दैट कॉन्वेक्स हमेशा रेस को कन्वर्ज करेगा। ठीक है, अब समझते हैं टाइप ऑफ लेंसेस। टाइप ऑफ लेंसेस, लेंसेस के अलग अलग टाइप समझते चलो। पहला कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स के अंदर देखो, दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स, दिस इज concavo convex and this is biconvex। प्लेनो कॉन्वेक्स में एक तरफ सिंपल होता है। अच्छा, हाउ डू आई आइडेंटिफाई कि ये कॉन्वेक्स लेंस है कि नहीं। कॉन्वेक्स लेंस का आइडेंटिफिकेशन बहुत इजी है। इट विल बी थिक एट द सेंटर ऑफ लेंस। इट इज डिनोटेड एज, कोई भी कॉन्वेक्स लेंस अगर कोई ऐसा सिंबल बना हुआ है ना, इसका मतलब ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। ना अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो उसके हर सरफेस का रेडियस हो जाएगा, है ना। तो कोई बताएगा ये प्लेन सरफेस का रेडियस कितना होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, याद रहे।
बाय कॉन्वेक्स में दो टाइप होता है। देखो मान लेते हैं ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है, ठीक है। इफ R1 इक्वल टू R2, इसको कहा जाता है इक्वी बाय कॉन्वेक्स। R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा, इक्वी बाय कॉन्वेक्स, ठीक है। यहाँ पे ये R1 और ये R2। आप मुझे बताओ इन दिस केस R1 और R2 में कौन बड़ा होगा, विच रेडियस ऑफ कर्वेचर इज बिगर, R1 और R2। ये R1, ठीक है। थोड़ा वैसे समझो इसको, देखो R1 और ज्यादा कर्व्ड R2। तो रियलाइज R2 का ये सर्कल है और R1 का ये सर्कल है, ठीक है। तो डेफिनेटली जो बाहर की तरफ होता है R2 इज स्मॉलर देन R1, ठीक है। क्या ऐसी कहानी हम कॉनकेव में भी लिख सकते हैं? लिखते जा रहे हो ना साथ साथ में। अब कॉनकेव की चर्चा करते हैं, वही हमारी कहानी। ये कौन सा है, प्लेनो कॉनकेव, R इंफिनिटी प्लेनो कॉनकेव। उसके बाद ये हो जाएगा बाई कॉनकेव, ये R1 ये R2। अगेन वही कहानी, अगर R1 इक्वल टू R2 है तो उसको कहा जाएगा इक्वी बाई कॉनकेव, ठीक है। ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। अगेन वही कहानी, अगर ये R1 है और ये R2 है तो बताओ कौन बड़ा है, R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है? R1 बड़ा है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग द लेंस मेकर फॉर्मूला। अच्छा, I'll go to the first question of spherical surface. ये याद है लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन किया था कि मैं इनके बीच का जो गैप है, ये गैप जो मैंने हाईलाइट कर रहा हूं, if I reduce the gap to 0, will it become a very thin lens? Yes. अगर मैं इस गैप को रिड्यूस करके 0 कर दूं, will it become very thin lens? Yes. तो बेसिकली लेंस मेकर फॉर्मूले में कंसेप्ट में यही लगाऊंगा, पहले सरफेस 1 पे रिफ्रैक्शन करवाऊंगा, फिर सरफेस 2 पे रिफ्रैक्शन करवाऊंगा, एज्यूमिंग इन दोनों के बीच का गैप 0, ठीक है। सो बेसिकली हमने ये सब पढ़ा हुआ है लास्ट क्लास में, आज थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे उसको। हेडिंग डालो लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। चलो लेट्स से ये मेरा लेंस है, ये रेडियस R1, ये रेडियस R2, गिवन दैट द थिकनेस इज ऑलमोस्ट 0। E का मतलब क्या है, थिकनेस, ठीक है। ये मेरा सरफेस 1 हो गया, ये मेरा सरफेस 2 हो गया। तो चलो सरफेस 1 के लिए इक्वेशन लिखते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है भाई म्यू, म्यू2 बाय, इसको अपन लिखते हैं म्यू लेंस, इसको अपन लिखते हैं म्यू सराउंडिंग, ठीक है। तो म्यू लेंस अपॉन वी माइनस, एक मिनट, म्यू लेंस अपॉन वी माइनस म्यू सराउंडिंग अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू लेंस माइनस म्यू सराउंडिंग अपॉन, बोलो प्लस R1 आएगा या माइनस R1 आएगा? प्लस R1 आएगा, बट राइट नाउ आई विल नॉट इवन थिंक ऑफ द साइन कन्वेंशन,
नो साइन प्लेस्ड टू डिराइव जनरल फॉर्मूला। हम लोग जनरल फॉर्मूला निकालते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मेरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो और यू पॉजिटिव हो सकता है ना। तो दिस इज माई V1 जो सरफेस 1 से बनेगा। अब देखो ये लेंस के यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ये मेरा हो गया V1, ठीक है। ये किसकी वजह से होगा? ओनली बाय द फर्स्ट सरफेस, ठीक है, V1। अब डू रियलाइज दिस V1 विल एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जो हमने किया हुआ लास्ट क्लास के क्वेश्चन में, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस S2, ठीक है। तो सरफेस S2 के लिए, तो फॉर S2 मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा V1 माइनस थिकनेस, बिकॉज सरफेस 1 से V पे है, तो सरफेस 2 से वो T डिस्टेंस कट हो जाएगा। बट वी नो दैट फॉर थिन लेंस T टेंड टू 0। ये एजम्पशन किसके लिए है? मैंने थिन लेंस का एजम्पशन लिया है। तो अब my mu2 by v, my equation mu2 by v minus mu1 by u is equals to mu2 minus mu1 by r। बताओ ये इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगी? Who is my mu2 right now? बोलो। mu surrounding upon v माइनस mu लेंस, इस बार u क्या है मेरा? लास्ट वाले का v1 is equals to mu2 minus mu1 upon r2, ठीक है। So this is my first equation, this is my second equation। देखो my equation comes out to be mu lens upon v1 minus mu surrounding upon u is equals to mu lens minus mu surrounding upon r1। दूसरा इक्वेशन है, देखो mu surrounding by v minus mu lens by v1 is equals to mu surrounding minus mu lens, कुछ कैंसिल हो रहा है, this gets cancelled out and my equation remains as mu surrounding upon v minus mu surrounding upon u is equals to mu lens minus mu surrounding upon r1 plus mu surrounding minus mu lens upon r2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन, mu surrounding कॉमन 1 by v minus 1 by u is equal to mu lens minus mu surrounding कॉमन ले लो, तो देखो यहाँ पे आएगा 1 by r1। अब यहाँ से मैंने mu lens minus mu surrounding कॉमन लिया, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस 1 by r2, ठीक है। तो my equation is 1 by v minus 1 by u is equals to mu lens minus mu surrounding upon mu surrounding into 1 by r1 minus 1 by r2। So my lens equation is 1 by v minus 1 by u is equals to mu lens upon mu surrounding minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2। This is my lens maker formula। अगर इसको मैं कंपेयर करूं 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f, तो इसका मतलब my value of 1 by f is mu lens upon mu surrounding minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात, r1 is a surface facing object। इनफैक्ट ऑब्जेक्ट की बजाय हम लोग क्या लिखेंगे? इनकमिंग रेज, इनकमिंग रेज। आपको पता चला ना मैंने ऑब्जेक्ट को कट क्यों किया? क्योंकि हो सकता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी हो। एंड r2 is surface
through which rays are going out of the lens. Going out of lens. Can someone tell me what all assumptions we have taken in this? पहला पैराक्सियल रेस लिया है, दूसरा थिन लेंस लिया है, तीसरा सराउंडिंग मीडियम on both side of lens is same. ठीक है, ये तीन हमने assumptions लिए हैं. A few important thing to note here. First thing, the focal length depend on mu and radius. इसका मतलब this is geometrical part. Geometrical part, focal length geometrical part पे depend करता है and optical properties पे भी depend करता है. Focal length of a lens depends upon the geometrical properties as well as optical properties both. ठीक है? Now let's understand why. Like अभी just हर्षिल ने पूछा था why. First ray आया. At this point, it want to go refraction. ठीक है? So this is my normal. So ray कैसे जाएगी? It will bend towards the normal. ठीक है? Now, अब मैंने दूसरा पार्ट भी कवर कर दिया. This is a part of this circle. ठीक है? This is a normal at this point. It will bend away from the normal. It will bend away from the normal. तो ये आपका फाइनल इमेज आया. तो ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका V1 टेम्पररी इमेज बाय फर्स्ट सरफेस एंड ये आपका फाइनल इमेज. नाउ थिंक अबाउट द बेंडिंग. बेंडिंग होता है sin I by sin R is equals to refractive index of second medium upon refractive index of first medium. Now can you see at both surfaces bending depends upon n2 by n1 ratio, correct? If n2 by n1 ratio is more than 1, where this is n2 and this is n1 and this is n1. अगर n2 by n1 ratio is more than 1 तो ये होगा converging action. Converging action. और अगर दूसरा केस है n2 by n1 less than 1 हुआ तो ये क्या होगा? Diverging action. हर्षिल आया समझ में? In fact आप देख सकते हो what was 1 upon f? 1 upon f was n2 by n1 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. आप खुद ही देख लो, n2 by n1 अगर मोर देन 1 है तो फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव. अगर n2 by n1 मोर देन 1 है, और ये नेगेटिव कब होगा? अगर n2 by n1 लेस देन 1 है. ठीक है? तो इंटरेस्टिंगली आप खुद ही सोच लो, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस लूं, और उसको मैंने रखा एयर में,
तो 1/f is nothing but positive quantity. और कॉन्वेक्स लेंस रख लो ऑयल में, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल इज 2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज 1.5. तो आपका आ जाएगा 1/f नेगेटिव. तो फर्स्ट केस में द कॉन्वेक्स लेंस वाज बिहेविंग एज अ कन्वर्जिंग लेंस, और सेकंड केस में इट इज बिहेविंग एज अ डाइवर्जिंग लेंस. ठीक है. बिफोर आई गेट इनटू द डेप्थ ऑफ दीज टू, अच्छा एक मिनट पहले एक काम करते हैं, फोकल लेंथ पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. चलो, एक लेंस है जिसके इधर वाले रेडियस है 10, इधर वाला रेडियस है 20. मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा पोजीशन 1 पे. फाइंड फोकल लेंथ, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5. दैट मीन्स अगर रेज यहां से आ रही हैं तो मेरा फोकल लेंथ ऑफ लेंस क्या हो जाएगा? 1/f is equals to 1.5/1 minus 1 into 1 by, अब R1 देखो प्लस 10 हो जाएगा, माइनस 1/R2, R2 देखो माइनस 20 हो जाएगा. तो दिस इज नथिंग बट 0.5 into 1/10 plus 1/20. ठीक है. ये आएगा 1/2 into 30/200. ठीक है. तो फोकल लेंथ कितना आ गया? 40/3. 40/3. इस बार मेरी रेज ऐसे आती है. तो हु इज माय फर्स्ट रेडियस नाउ, 10 या 20? Now 1 by focal length is 1.5/1 minus 1 into is by 1/20 हो जाएगा, minus 1 by minus 10. You see, focal length अब भी 40/3 है. यहाँ से हमको एक चीज पता चलती है, focal length of a given lens in a given medium remains same independent of the side where the object is placed. Where the object is placed. ठीक है. और एक चीज हमेशा ध्यान रखो, पॉजिटिव फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है इसका मतलब कन्वर्जिंग लेंस है. कन्वर्जिंग लेंस. चलो, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस टाइम mu surrounding is 2. This is r equal to 10. This is r equal to 20. My question is find the focal length. Mu lens कितना है अपना? 1.5 upon surrounding minus 1 into 1/10 minus 1 by minus 20. कितना आ जाएगा? minus 0.5 upon 2 into 20 plus 10 30 upon 200. ठीक है. 10 मल्टीप्लाई हो गया, एक कट हो गया. तो दिस कम्स आउट टू बी minus 15/400. तो फोकल लेंथ आ गया, इसको 5 3 80, minus 80/3 centimeter. You see, focal length is negative. Negative focal length मतलब focal length is negative. It is acting as a diverging lens. So same convex lens, देखो
Same convex lens. The convex lens which was acting as a converging lens, just because it is placed in the surrounding medium of 2, it is acting as a diverging lens. ठीक है? This time मैंने ऐसा वाला लेंस लिया, ठीक है? बाहर वाले का रेडियस है 20, अंदर वाले का रेडियस है 30. Refractive index is 1.5. Find the focal length. कैसे हो जाएगा? म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2. प्लीज मेक अ नोट, इस बार 30 प्लस में आएगा बिकॉज इन बोथ द केसेस रेडियस इधर 20 है और रेडियस इधर 30 है सेंटर. 1 by focal length is, this is what, 0.5 into 30 minus 20, 10 upon 600. ठीक है? तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा? 600 अपॉन 5, 120 सेंटीमीटर. ये हमने फोकल लेंथ निकाला. Now mathematically we have calculated the focus, but let us understand what is focus. थोड़ा सा थ्योरी लेते हैं. देखो, फोकस दो टाइप का होता है. एक होता है F1 और एक होता है F2. F2 is a point where parallel incident rays come and meet or come and appear to meet. ठीक है? Focal length 1 is a point from which incident rays emerges and becomes parallel, ठीक है? और appear to, from which incident emerges, appear to meet at focus and become parallel. अब इन दोनों की डेफिनेशन वाइज अपन डायग्राम देखते हैं. पहले कॉन्वेक्स की चर्चा करते हैं. F1 वो पॉइंट है, बताओ, from which the incident rays emerges and becomes parallel. यानी यहां से रेज आई and they become parallel. This is F1. यहाँ पे देखो, parallel incident rays come and meet. ये F2 हो गया. तो F1 F2 समझ में, F2 में इंसिडेंट पैरेलल है, F1 में एमर्जेंट पैरेलल है. ठीक है? अब अपन चर्चा करते हैं सेम चीज बट कॉनकेव के लिए. पहले F2 ले लेते हैं. अगर पैरेलल रेज आई और वो डाइवर्ज कर जाती हैं, they appear to come from F2. While in case of F1, they appear to meet at a point, but
This diverging lens does not allow them to converge and then they become parallel. So this is F2. ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस अगर समझना चाहो आप तो आप बहुत सिंपली लिख सकते हो इसको। यहाँ पे पैरेलल इंसिडेंट रेज होती है और यहाँ पे पैरेलल एमर्जेंट रेज होती है। इसमें एक नोट बना के लिख लो। In general, in general understanding, we talk about the formula that we have done is 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f. साइन कन्वेंशन वही वापस सेम है जैसा हमने मिरर में यूज किया था। अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट है तो आती हुई रेस को आप पॉजिटिव मानोगे, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा इसका, v बाय u, ठीक है। ठीक है, इसको लर्न करने का तरीका देख लो। आपको एक ही फॉर्मूला याद होना चाहिए, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, ठीक है। तो स्फेरिकल रिफ्रैक्शन में म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू था ना, तो आपका लेंस के अंदर ये वाला माइनस आ जाएगा। दैट मीन्स रिफ्रैक्शन मीन्स लेंस, उसमें माइनस, और अगर माइनस है तो मैग्निफिकेशन में प्लस, ठीक है। इस तरीके से आप फॉर्मूला मेमोराइज कर सकते हो। द क्वेश्चन इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज क्या ले 30 सेंटीमीटर ले लो, 30 सेंटीमीटर। इट इज प्लेस्ड इन एयर। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 पॉइंट, अच्छा इनकी इसकी जरूरत ही नहीं, मैंने फोकल लेंथ दे ही दिया ना आपको, मैंने फोकल लेंथ इन सब की जरूरत नहीं है आपको। यस, केस 1, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। आपको पता है ना व्हाट एम आई गोइंग टू डू, आप वो टेबल बनाओगे जो आपने 9 10 में बनाया होगा। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, केस 2, ऑब्जेक्ट at 90 centimeter, case 3, object at 60 centimeter, case 4, object at 40 centimeter, case 5, object at 30 centimeter, case 6, object at 10 centimeter. Find image, location, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी वो रियल है या वर्चुअल है, मैग्निफाइड है या डिमिनिश्ड है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, ठीक है। you'll have to solve it and complete the table। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये जो ऊपर वाले फॉर्मूले दिए हैं, the substitution happens with sign, ये सॉल्व करना है। and after that I have also send you an image, आपके ग्रुप में चेक करो। इमेज के अंदर you will have to solve question number 5, 9, 10, 17 and 18। Please, first thing you'll solve is this,
and then you will solve this question of the image that I've sent. ठीक है, चलो केस 1, 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f. 1 by v minus 1 by infinity is equals to 1 by f. तो देखो v is equals to f is equals to 30 सेंटीमीटर आ गया फर्स्ट केस में। तो यहाँ पे इमेज आ गया एट 30 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन क्या है? v by u, f अपॉन इंफिनिटी, मैग्निफिकेशन इज 0। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन इज 0। चलो सेकंड केस लेते हैं। ऑब्जेक्ट 90, बताओ फटाफट ऑब्जेक्ट 90 यानी u इज इक्वल टू माइनस 90। तो 1 बाय v माइनस 1 बाय माइनस 90 इज इक्वल टू 1 बाय f प्लस 30। तो यह आ जाएगा 1 बाय v 1 बाय 30 माइनस 1 बाय 90, 90 माइनस 30 60, 60 बाय 2700, v इज इक्वल टू 2700 अपॉन 60 कितना आ गया? 92, 45 पे आ गया। ठीक है, तो ये 45 सेंटीमीटर पे आ गया। मैग्निफिकेशन कितना हो गया? v बाय u। तो v इज 45, u इज माइनस 90, मैग्निफिकेशन आ गया माइनस हाफ। आ रहा है नहीं आ रहा है? मैं खुद ही कर रहा हूँ क्या? वाला ना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 1 बाय v माइनस 1 बाय माइनस 30 इज इक्वल टू 1 बाय 30 which implies 1 by v is equal to 0, v is equal to infinity. सिक्स्थ वाला सॉल्व करते हैं। 1 by v minus 1 by minus 10 is equal to 1 by 30 यानी 1 by v कितना आ गया? देखो 1 by 30 minus 1 by 10 तो minus 20 upon 300 तो v is equal to 300 by 20 और वो भी नेगेटिव का आ रहा है। देखो तो यहाँ पे भी फिफ्थ वाले में 15। सर फिफ्थ वाले में मतलब हाँ बोलो सर फिफ्थ वाले में मैग्निफिकेशन भी इन्फिनिटी होगा? वही तो लिखा है मैंने वहां पे बेटा। सिक्स्थ वाले में v इज माइनस 15, मैग्निफिकेशन हो गया v बाय u। तो u भी नेगेटिव है तो प्लस 1.5 आया। सो दीज आर दी आंसर्स, प्लीज मेक अ नोट। डायग्राम बनाते चलो। डायग्राम में this is 30, this is 60। ठीक है, this is 30, this is 60। इनफैक्ट इसको एक काम करते हैं, प्रॉपर स्केल वाइज करते हैं so that the diagram becomes all the ray diagram become very easy। this is a showing of a convex lens। ठीक है, ये 30 ये 60 इनफैक्ट ज्यादा, ये 30 और ये 60, ये 30 और ये 60, 30 60 30 60। पहले वाले केस में इंफिनिटी है तो पैरेलल रेज आई और 30 पे मिल गई थी। प्लीज कीप the answer that we have calculated in front of you। फर्स्ट केस वो 30 पे आया और मैग्निफिकेशन 0। देन मैंने कहीं पे उसको 90 पे रखा, 90 पे। ठीक है, ये सीधी रे आई, इट पासेस थ्रू फोकस और दूसरी रे
इधर से थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया। ठीक है, ये फर्स्ट रे। You can see it's meeting exactly midway somewhere, 45 पे। अगर ये 90 पे था तो ये 45 पे आ गया। ठीक है, now if it is at 60, ठीक है, तो your ray 1 will be the same। रे 2 की चर्चा करते, देखो रे 2 कहाँ मिलेगी। देखो एग्जैक्टली कहाँ पे मिल रहा है, 60 का 60 के ऊपर। अगर 60 है तो 60 पे बन रहा है। थर्ड सिचुएशन, समवेयर इन बिटवीन 45 पे होगा, तो फर्स्ट रे तो एज इट इज जाएगी। सेकेंड रे देखो कुछ ऐसे जाएगी। ये देखो ये किधर मिली, 90 पे। तो जब 45 पे था तो 90 पे बना। कैन यू सी द रिवर्स सिमेट्री, जब 90 पे था तो 45 पे बना था, अब 45 पे तो 90 पे बना। ठीक है, तो जब इन्फिनिटी पे था तो 30 पे बना। तो आप मेरे को बताओ, इस बार मैं 30 पे रखूंगा तो किधर बनेगी, इन्फिनिटी पे। देखो फर्स्ट यू विल गो एज इट इज, do you see they are parallel rays, it will form at infinity। ठीक है, अब कौन सा कलर लिया जाए ताकि विजिबल हो, लेट्स से ऑरेंज। नाउ आई हैव यूज्ड समवेयर बिटवीन इट। लास्ट वाला कौन से पे था, 10 सेंटीमीटर था ना, 10 पे था। तो यानी इसके 1/3 गैप पे, 10 पे। तो फर्स्ट रे विल गो एज इट इज। सेकेंड रे आप देखो काफी डाइवर्ज होती हुई जा रही है। इफ आई ट्रेस देम बैक, if I trace them back, कहाँ पे मिल रही है, देखो they are meeting at 15, exactly in the middle। रे डायग्राम समझ में आया। Now again let's discuss each case one by one। फर्स्ट केस में इनफाइनाइट वाला कहाँ पे बन रहा था, आई एम यूजिंग द रेड। इनफाइनाइट वाला कहाँ पे बन रहा था, 30 पे। 30 पे। ठीक है, तो अब यू कैन सी इट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई मैग्निफिकेशन इज 0। 90 का कहाँ पे बन रहा है, 90 का 45 पे बन रहा है। अब देखो उसकी हाफ इमेज दिख रहा है मेरे को, आई एम ऑब्जर्विंग हाफ द इमेज। तो मैग्निफिकेशन हाफ दिख रहा है क्या आपको, हाँ। देखो अगर मॉड्यूलस ऑफ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, इसका मतलब डिमिनिश्ड इमेज है। और अगर मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव यानी कि इरेक्ट, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव यानी इन्वर्टेड। आप देखो माइनस हाफ होगा,
क्योंकि हाँ सीधी की इमेज उल्टी बन गई। नाउ लुक एट 60, डू यू सी 60 पे सेम साइज इमेज दिख रही है आपको? लुक एट दिस 60, सेम साइज इमेज दिख रही है आपको? बोथ आर ऑफ सेम साइज, ये दोनों सेम साइज, इसका मतलब मैग्निफिकेशन क्या होगा? 1, और इन्वर्टेड है तो -1। लुक एट 45, इसका डबल साइज दिख रहा है मुझे और इन्वर्टेड दिख रहा है, तो मैग्निफिकेशन 2 होगा और माइनस वाला होगा। इफ आई लुक एट 30, इफ आई लुक एट 30, ये देखो इन्फिनिटी बन रही है, इन्फिनिटी बन रही है, और मैग्निफिकेशन हाईली मैग्निफाइड होगा, सॉरी डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, नाउ इफ आई लुक एट दिस 15, ये देखो सेम साइड बन गया, दैट मीन्स इसके अंदर मैग्निफिकेशन इज मोर देन 1 एंड इट इज पॉजिटिव। इट इज द ओनली केस जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ। ठीक है, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मतलब इरेक्ट इमेज और मैग्निफाइड वन। सो द सिक्स्थ केस, ध्यान दीजिए, मैं सिक्स्थ केस को मार्क कर लेता हूं। दिस सिक्स्थ केस इज नथिंग बट सिंपल मैग्निफायर, सिंपल मैग्निफायर या सिंपल माइक्रोस्कोप, और सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, बिकॉज इट गिव्स अ मैग्निफाइड इमेज। ठीक है, तो चलो अब थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इसी के अंदर दोबारा। ये आपका कॉन्वेक्स एफ एफ 2f 2f। ठीक है, इंफिनिटी से 2f तक आने का मतलब आप फोकस से 2f तक जा रहे हो। दिस इज माय केस नंबर 1। केस नंबर 2, जब मैं 2f से f की तरफ जा रहा हूं, मैं यहाँ पे 2f से इंफिनिटी की तरफ जा रहा हूँ। दिस इज माय केस नंबर 2। केस नंबर 3, जब मैं f से पोल की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है, देन आई एम कमिंग कहां से कहां हो रहा है बताओ? यहां से जस्ट आगे ही पीछे चला गया, तो दैट मीन्स आपकी इमेज ऐसे बन रही है। ये 3, ये 3। नाउ व्हाट इफ आई हैव अ वर्चुअल इमेज? wherever you have a virtual image, ध्यान दीजिए, wherever you have virtual image which is anywhere beyond the lens, ठीक है, it will always be formed, ये फोर्थ ऑब्जेक्ट की लाइन है, ये फोर्थ इमेज की लाइन है। ठीक है, so this is the analysis of the two equations। इसके बाद एक ग्राफ होता है, याद है मैं ग्राफ प्लॉट किया था, 1/v minus 1/u is equal to 1/f। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, 1/v is equal to 1/f plus 1/u। ठीक है, ये कांस्टेंट है और ये x एक्सेस, ये y एक्सेस। तो in our case you see this magnification, ये स्ट्रेट लाइन में अगर मैं यहाँ x एक्सेस में 1/u डालूं और ये 1/v डालूं, तो y इक्वल टू mx प्लस c, और ये कांस्टेंट पॉजिटिव है, तो दिस इज फॉर कॉन्वेक्स एंड दिस इज फॉर कॉनकेव। ये हो जाएगा कॉन्वेक्स का ग्राफ, ये हो जाएगा कॉनकेव का ग्राफ, 1/u वर्सेस 1/v। ठीक है, जिसमें आप सारे केस बैठ के देख सकते हो।
चलो फटाफट पहले ऊपर वाले दो नोट डाउन करो, फिर नीचे वाले पे एनालिसिस करते हैं। और नाउ लेट्स से मेरा u है नेगेटिव। whenever my u is negative there are situation जब मेरा v नेगेटिव भी हो सकता है और v पॉजिटिव भी हो सकता है। कॉन्वेक्स हमने देखा था कि v जनरली पॉजिटिव होगा अगर इंफिनिटी से आपका कहां से कहां तक है, इंफिनिटी से आपका f तक है, और v मेरा नेगेटिव होगा अगर f से पोल है। ठीक है, तो यहाँ पे एनालिसिस लिख लेते हैं। u नेगेटिव v पॉजिटिव, यहाँ पे u एंड v दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे u एंड v दोनों नेगेटिव। कॉन्वेक्स। कॉनकेव लेंस में चर्चा करें, यहाँ पे u और v दोनों नेगेटिव है, यहाँ पे u नेगेटिव है, सॉरी u पॉजिटिव है और v नेगेटिव है, यहाँ पे u और v दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, we have not discussed the image formation of convex। ठीक है, तो चलो इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स भी करते हैं। सी कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है, आप कहीं भी ऑब्जेक्ट ले लो, wherever you take the object, this is my focus, this is my two focus, this is my focus, this is my two focus, it will diverge as if it is coming from the focus, and the second ray will pass undeviated from the pole। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, that means this is my image wherever you take the object। ठीक है, दिस इज द ओनली केस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स। हाँ वर्चुअल होगा तो बात अलग है, वर्चुअल में फिर आप सॉल्व करते हो। चलो नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन दैट आई हैव गिवन यू टू सॉल्व। व्हिच वाज द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव गिवन यू? फिफ्थ क्वेश्चन हो गया सबका? हेलो, फिफ्थ के बाद कौन सा था? सो लेट्स मूव अहेड, let's move ahead to our next topic, that is combination of lenses। In fact I would rather say it calculation of power of optical instrument। So this addresses the combination of lens plus lens, lens plus mirror। ठीक है, तो first of all let's see what is power। Power is nothing but converging action of या तो लेंस का कन्वर्जिंग एक्शन या मिरर का कन्वर्जिंग एक्शन। If power is positive, that means the system is converging। If power is negative, इसका मतलब system is diverging। ठीक है, अब देखो इसको कैसे डिफाइन करते हैं। लेंसेज के केस में P इज इक्वल टू 1/f। आप खुद देख सकते हो, अगर कन्वर्जिंग लेंस है तो उसका फोकल लेंथ हो जाएगा पॉजिटिव, इसका मतलब पावर भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बट मिरर के केस में P is defined as negative of 1/f because who's converging mirror?
कॉन्केव या कॉन्वेक्स, जिसका फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव, एंड पावर इज पॉजिटिव। ये खास ख्याल रखना है आपको, बिकॉज वेन एवर देयर इज अ कॉम्बिनेशन बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नोट बना के लिख लो, फोकस इज इन मीटर्स, फोकस इज इन मीटर्स। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। चलो सिंपल क्वेश्चन से चालू करते हैं। I have a lens whose focal length is given as 20 सेंटीमीटर। बताओ फटाफट पावर कितना हो जाएगा उसका। P is equals to 1/f in meters। तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर। 1/0.2 दैट इज 5। और यूनिट क्या हो जाएगा, पर मीटर। दैट मीन दिस इज द कन्वर्जिंग एक्शन पर मीटर, और उसको डिफाइन किया जाता है पर मीटर को लिखते हैं कैपिटल डी, डायोप्टर, DIAPTORE, डायोप्टर। और प्लस। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। I have taken two lens. Lens 1 has a focal length of 20 centimeter. Lens 2 has a focal length of -40 centimeter. तो आपको समझ में आ गया होगा ये कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस, ये डाइवर्जिंग लेंस। पूछा गया फाइंड द टोटल पावर, यानी टोटल कन्वर्जेंस एक्शन। टोटल कन्वर्जेंस एक्शन क्या होगा भाई, ऐसा करो, एक काम करो, पहले का कन्वर्जिंग एक्शन ले लो प्लस दूसरे का कन्वर्जिंग एक्शन ले लो। मुझे पता है कि वो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, डाइवर्जिंग एक्शन। ध्यान रहे, द कन्वर्जिंग कैपेबिलिटी इज डायरेक्टली एडेड, दैट इज पावर इज डायरेक्टली एडेड। तो चलो चालू करते हैं। द पावर इज 1/0.2 प्लस 1/-0.4। कितना हो जाएगा, 10/2 5 माइनस 10/4 2.5। ये हो जाएगा प्लस 2.5 डायोप्टर। Do we remember? We have discussed omega dispersive power. याद आता है? I have discussed Yes, sir. in dispersion. मैंने आपको बताया था कि omega 1 by f1 plus omega 2 by f2 equal to 0 होगा। इसका मतलब there is no dispersion। इसका मतलब क्या, there is zero dispersion। इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म, ACHROMATISM। डिस्पर्जन के आउटकम को बोलते हैं क्रोमेटिज्म बिहेवियर। ठीक है, तो आपने देखा होगा इन सच केसेस, सी ओमेगा इज ऑलवेज पॉजिटिव। हो सकता है फोकल लेंथ 1 इज पॉजिटिव एंड फोकल लेंथ 2 इज नेगेटिव। ये है, I can have an achromatism only when there is the combination of converging and diverging lens. Your spectacles can only be made if and only if the achromatism a condition is achieved. That means एक converging lens होगा, एक diverging lens होगा। Now what happens is, आपको तो डॉक्टर ने एक पावर दे दिया कि भाई जाओ, तुम्हारे आई का पावर है 0.75 लेफ्ट आई में और 0.5 है राइट आई में, विच इज माई करंट पावर इन माई आईज।
तो आप पता है क्या करते हो, एज पर द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन यू फाइंड द टोटल पावर, जो कि डॉक्टर ने बोला कि मुझे 0.5 लेना है, टोटल पावर कितना है 0.5, तो वो अपने आप ऐसे लेंस चुना जा, अपने आप ऐसा लेंस चुनेगा वो बंदा, मेरा ऑप्टिशियन, सच दैट द फर्स्ट कंडीशन एंड द सेकंड कंडीशन बोथ आर सेटिस्फाइड। तो on meeting both conditions, spectacles are made। तभी तो आपका स्पेक्टिकल बनेगा, पूरा पावर भी मैच होना चाहिए और कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म भी मैच होना चाहिए। ठीक है, चलो उसको लिख लो, फिर आगे और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। रेडियस 10, रेडियस 20, दिस ऑल्सो रेडियस 20 एंड दिस रेडियस आपको पता ही है इनफाइनाइट, प्लेन ऑफ कॉन के। ठीक है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, सराउंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। आपको पूछा है फाइंड इफेक्टिव focal length of the given combination, of the given combination। चलो सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे? लेट्स से दिस इज माय लेंस 1 एंड दिस इज माय लेंस 2। लेंस 1 का फोकल लेंथ निकाल लेंगे 1/f1 इज इक्वल टू 1.5/1 minus 1 into 1/10 minus 1/-20। याद है ये कितना आया था अपना? 0.5 into 30/200 अपॉन में 10 आ गया था। ठीक है, 540। तो 1/f1 is 40/3, all measurement in centimeter। ठीक है, आई थिंक ये तुमने कुछ गड़बड़ कर दिया। f is 40/3 centimeter, it is nothing but 4/30 मीटर f1, और ये आया मेरा पॉजिटिव। चलो लेट्स सॉल्व f2। 1/f2 is 1.5/1 minus 1 into, अब 1/-10, सॉरी 1/-20 क्योंकि इस तरफ है, माइनस 1/∞। ये देखो कितना आया 0.5 into -1/20 0.10 2 है। तो f2 is -40 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल पावर इज P1 प्लस P2। इसका मतलब P1 क्या है 1/f1 यानी 30/4 मीटर, प्लस देखो ये -40 को मैं लिख सकता हूँ -0.4 मीटर, तो ये आएगा
माइनस 10/4. सो टोटल पावर कितना आ गया? 10 माइनस 30 माइनस 10 20 20/4 5 और वो भी प्लस का. सो हम कह सकते हैं देयर इज अ नेट कन्वर्जेंस एक्शन. नेट कन्वर्जेंस एक्शन. अब दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन द नेट फोकल लेंथ. तो नेट फोकल लेंथ कितना आ जाएगा? 1/5 मीटर एंड दैट इज 20 सेंटीमीटर. आप ऐसे नेट फोकल लेंथ निकालते हो. तो अपन हेडिंग डालेंगे सिल्वरिंग ऑफ अ लेंस. मान लेते हैं द क्वेश्चन इज दिस, फाइंड नेट फोकल लेंथ. तो सबसे पहले तो नेट फोकल लेंथ निकालने के लिए आपको ये समझना है, इज इट अ लेंस और अ मिरर. तो स्टेप नंबर 1, इट बिहेव्स एज अ मिरर. ठीक है, यानी कि पावर ऑफ द, सो नेट पावर विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन नेट फोकल लेंथ, क्योंकि मिरर के अंदर पावर -1 अपॉन एफ होता है. ठीक है, अब केयरफुली ऑब्जर्व द रेज. ये रे आई, थोड़ा बेंड करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से बेंड करेगी. ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन, जैसे रिफ्लेक्शन होगी फिर से थोड़ी बेंड करेगी और फिर बाहर जाएगी. सो द टोटल पावर इस जाते हुए एक पावर ऑफ लेंस ने उसको कन्वर्ज किया था, उसके बाद एक मिरर ने उसको कन्वर्ज किया था, और फिर से एक लेंस ने उसको कन्वर्ज किया. So there are practically 2 converging action of the lens and 1 converging action of the mirror. तो इसको लिखा जाता है 2PL plus PM is the total power. मुझे पता है the total power is negative of 1 upon net focal length twice 1 upon focal length of lens और वापस से mirror minus 1 upon focal length of mirror. So this formula comes out to be 1 upon F net of the mirror is 1 upon F mirror minus 2 times 1 upon F lens. ठीक है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं. The focal length of the lens was 30 centimeter. Focal length of the mirror is 20 centimeter. Find F net. मुझे पता है net is converging action. Net is converging and behave as a, किसकी तरह behave कर रहा है? So It is behaving as a mirror. 1 upon F net is minus 5 minus 20/3 minus common 15 plus 20 35/3. So the net focal length is minus 35/3, sorry 3/35. So net focal length is minus 3/35 meter, and it is nothing but net focal length is 300/35 centimeter. लगभग ये कितना आएगा पता है क्या? कोई एस्टिमेट बता सकते हैं 300/35 कितना होगा? समवेयर अराउंड 8 होना चाहिए. लेट्स से समवेयर अराउंड 8.5 ले लेते हैं उसको. ठीक है, नाउ ऑब्जर्व केयरफुली. लेंस ने कन्वर्ज किया, मिरर ने भी कन्वर्ज किया. सो द नेट कन्वर्जिंग देखो कितना ज्यादा हो गया. लेसर फोकल लेंथ मीन्स हायर कन्वर्जिंग पावर. So just by adding a small lens, the converging action of the mirror becomes very high. देखो कहाँ 20 था फोकल लेंथ, 20 के हाफ से भी कम हो गया फोकल लेंथ उसका.
Got it? So this is all about power of mirror. Sorry, silvering of a lens and calculation of the power of the combination. Newton's method of finding the focal length of a lens. ठीक है, इसको अपन एक और नाम देते हैं उसका, यूवी मेथड of finding the focal length. UV method of finding focal length. देखो आप लोगों ने किया भी होगा ये एक्सपेरिमेंट लैब के अंदर. लेट्स से दिस इज द स्क्रीन एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट. ठीक है, डू यू रिमेम्बर वी हैव सीन कि अगर ऑब्जेक्ट 45 की दूरी पे है तो इमेज 90 पे आ रहा था, और अगर इमेज 90 की दूरी, सॉरी अगर ऑब्जेक्ट 90 की दूरी पे तो इमेज 45 पे आता. रिमेम्बर दिस 45 90 वर इंटरचेंजेबल, 60 were interchangeable, infinity और 30 were interchangeable. याद आ रहा है कुछ? That means there exist two positions such that u and v are interchanged. तो बस इसी कंसेप्ट पे ये प्रैक्टिकल अप्रोच है. लेट्स से कि मेरा लेंस पोजीशन P1 पे है in the first situation, and this is the distance x, this is the distance y, and the total distance is capital D. फिर मैंने लेंस को शिफ्ट किया एक ऐसी जगह पे जहां पे इस बार ये y था और ये x था. वही the positions are interchanged. ठीक है, this distance I am saying is small d. तो मैं लिखूं तो d is x plus y and small d is y minus x. तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो आप देखो मेरे को x कितना मिलता है. x is d minus d by 2, y is d plus d by 2. This is one thing. Now I'll substitute in the equation of a lens. 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f. मैं फर्स्ट केस लेता हूं x और y का, where u is minus x, v is plus y. तो 1 by u, 1 by v कितना है मेरा प्लस y, d plus d अपॉन 2 माइनस 1 by u कितना है माइनस x, d माइनस d अपॉन 2 का नेगेटिव is equals to 1 by f. तो 2 by d plus d plus 2 by d minus d is equals to 1 by f. तो इसको सॉल्व करेंगे अपन तो देखो क्या आएगा, d माइनस डी ट्वाइस कॉमन, d माइनस डी तो ये आएगा 2d अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 1 by f. तो दिस f comes out to be d square minus d square upon 4d. कंडीशन नंबर 1. हमको एक ऐसे आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो बिकॉज d and d both are measurable. Both are measurable. ठीक है, नंबर 2, ये हमने फर्स्ट चीज तैयार करी.
Second thing, let's say first case में मैग्निफिकेशन क्या था, v अपॉन u. फर्स्ट केस में v कितना था, y और माइनस x is height of image in the case 1 upon height of object. सेकेंड केस में बताओ मैग्निफिकेशन कितना था, मैग्निफिकेशन इज v बाई u. इस बार v कितना है, x अपॉन माइनस y is height of image in the second case upon height of object. First, second, 1 multiplied by 2. So height of image of case 1 into height of image of case 2 upon height of object into height of object is y upon minus x multiplied by x upon minus y. 1. तो आप देखोगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का स्क्वायर इज h1 h2 implies height of object is root h1 h2. ये सेकेंड कंडीशन. ठीक है, चलो पहले इन दो कंडीशन को नोट डाउन कर लो. सर डायग्राम दिखाओ ना. जैसे डायग्राम, चलो नोट डाउन करो फटाफट. हो गया. तो हमने अभी तक दो सिचुएशन निकाली. फर्स्ट केस में हमने फोकल लेंथ निकालने का तरीका निकाला. सेकेंड केस में हमने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज को एसोसिएट किया. आगे बढ़े. चलो लेट्स let's move to the third condition derivation. मान लो मैंने वही आपका ऑप्टिकल बेंच ले लिया. दिस इज कैपिटल डी. यहाँ पे मैंने आपका लेंस ले लिया. ठीक है, लेट्स से दिस इज माय यू. तो ये कितना हो जाएगा, d minus u. Let us apply lens equation. 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f. तो ये हो जाएगा 1 by plus into d minus u minus 1 by minus u is equals to 1 by f. इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा,
u minus d minus u, sorry u plus, ये plus हो जाएगा, u plus d minus u upon u into d minus u is equals to 1 upon f. तो fd is equals to ud minus u square. fd is equals to, हाँ, तो u square minus ud minus fd equal to 0. u is equals to minus b क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो यहाँ पे सर कंडीशन प्लस आती है, हाँ प्लस, कुछ गड़बड़ किया क्या हमने कहीं पे, यू स्क्वायर माइनस यू डी, अच्छा ये प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ये प्लस होगा, तो ये आपका माइनस हो जाएगा. नाउ इफ u हैज टू बी रियल, आपको पता है ना डिस्क्रिमिनेंट का कंडीशन होता है d स्क्वायर माइनस 4fd should be greater than 0. That means d is greater than 4f. Now what does this mean? It means that to obtain a real image on screen, the distance between the, इसके बीच में distance है, object and screen must be greater than 4f. अगर आपको इनफैक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, रियल रूट्स की कंडीशन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4f. मतलब आप जब प्रैक्टिकल करते हो ना, तो आपके ऑप्टिकल बेंच की जो लंबाई है बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन, it should always be greater than 4 times the focal length of the lens. ठीक है, चलो, this completes our ray optics.